नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे विपक्षी एकता को लेकर। बिहार ही नहीं, पूरे देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हर कोई अब पीएम उम्मीदवार को लेकर बात करने लगा है। बिहार में एक तरफ जहां महागठबंधन पीएम उम्मीदवार को लेकर बात कर रहा है, तो वहीं देश के अन्य राज्यों में भी विपक्षी एकता को एकजुट करने को लेकर कवायद तेज हो गई है। वहीं बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने की बात अभी से कही जा रही है, क्योंकि पिछले 2 बार से बीजेपी देश में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतती आ रही है। ऐसे में बीजेपी के नेता साफ यही कहते हैं कि पीएम पद के लिए कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। यह पक्ष के लिए भी है और विपक्ष के लिए भी है। हालांकि इस परीक्षा में बैठने के लिए फॉर्म भरने की अनुमति तो हर किसी को है, लेकिन बीजेपी नेता यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र भाई मोदी ही बनेंगे। ऐसे में अब विपक्ष नरेंद्र मोदी को हराने में अपनी जुगत में लग गया है। विपक्षी एकता की बात शुरू हो गई है। हालांकि विपक्ष में इतने चेहरे हैं कि अभी तक इनमें कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। इस विपक्षी एकता के सबसे पहले सूत्रधार बनी थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। हालांकि बाद के समय में केसीआर, नीतीश कुमार ने भी विपक्षी एकता को मजबूत करने पर विचार रखने शुरू कर दिए। इसमें तेजी लाने का प्रयास किया गया, लेकिन समय के साथ इनकी धार थोड़ी कमजोर होती चली गई। लेकिन अब एक बार फिर से एम.के. स्टालिन ने विपक्षी एकता को मजबूत करने का प्रयास शुरू किया है। विपक्षी एकता को देखते हुए एक कहावत याद आती है, एक अनार 100 बीमार। यानी कि विपक्ष की तरफ से पीएम पद के लिए एक ही उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन दावेदारी हर कोई पेश करने में लगा हुआ है। ममता बनर्जी से लेकर स्टालिन तक ने पीएम पद के लिए अपनी जुगत लगा ली है। विपक्षी एकता को लेकर एक बात है जो कि बड़े ही वजन के साथ कहा जाता है कि विपक्षी एकता बन भी जाएगी तो क्या वह लंबे समय तक चल पाएगी, क्योंकि अब तक का इतिहास रहा है इस तरह की सरकारें स्थिर नहीं रही है। अब जरा इस विपक्षी एकता को समझिए। ममता बनर्जी ने सबसे पहले इस एकता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। आपको बता दें कि ममता बनर्जी 2 बार से बंगाल की मुख्यमंत्री है। ऐसे में उन्हें लगने लगा है कि वह देश के स्तर पर अपनी राजनीति चमका सकती है। इसी सिलसिले में वह केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करती है, जिसमें उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे, शरद पवार से होती है, और वह बिना कांग्रेस के एक गठबंधन की बात करती है, जिसमें उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से भी होती है। संजय राउत ने यह बयान जारी कर दिया कि कांग्रेस के बिना विपक्ष की बात करना बेकार है, जिसके बाद ममता बनर्जी शांत होकर बैठ गई। हालांकि राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद वह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। ममता बनर्जी से एक कदम आगे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार में पिछले 17 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है। ऐसे में एनडीए से अलग होने के बाद इन्होंने गठबंधन की कवायद को तेज किया, जिसमें लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। हालांकि क्या बात हुई यह सही तौर पर बाहर निकल कर नहीं आ पाया और दोनों नेताओं की मुलाकात की भी तस्वीरें सामने नहीं आई, जिसके बाद यह कहा जाने लगा कि नीतीश के विपक्षी एकता बेकार हो गई। खैर, नीतीश कुमार देश में बीजेपी से लोहा लेने के लिए मेन फ्रंट की बात करते हैं, जिसमें वे कांग्रेस को भी साथ लेकर चलने की बात करते हैं। उन्होंने तो कई बार यह भी कहा कि अगर कांग्रेस साथ आती है तो हम बीजेपी को 100 से नीचे ला देंगे। ऐसे में नीतीश के मेन फ्रंट बनने में असली बाधक कांग्रेस बनती दिख रही है। हालांकि कांग्रेस की मंशा कुछ और ही है। इधर केसीआर ने प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए अपनी पार्टी का नाम ही बदल दिया। दरअसल उनकी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति था, जिसे उन्होंने बदलकर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति बना दिया, जिसमें कि वह अपनी पार्टी को पूरे देश में ले जा सके। हालांकि जब उन्होंने अपनी पार्टी को लॉन्चिंग किया, उस दिन पहुंचने वाले नेताओं में आपके दोनों मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. स्टालिन थे। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव वहां पहुंचे। हालांकि इस मौके पर बिहार के बड़े नेता वहां नहीं पहुंच सके। अब इस ओर एम.के. स्टालिन ने अपना कदम आगे बढ़ाया है। स्टालिन ने सामाजिक न्याय महासंघ के बैनर तले 20 विपक्षी नेताओं को न्योता भेजा, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता के प्रमुख वहां शामिल हुए। इसमें भले ही बात सामाजिक न्याय की हुई हो, लेकिन मकसद एक ही था, विपक्षी एकता को बनाना, विपक्षी एकता को मजबूत करना। ऐसे में अब यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो कि विपक्षी एकता को बनाने की कवायद शुरू की गई थी, उसका क्या होगा। स्थिति यह है कि विपक्ष बिना कांग्रेस और कांग्रेस के साथ रहने में उलझा हुआ है।
ऐसे में अब देखना है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे विपक्षी एकता को लेकर किस तरह की कवायद बनती है। ऐसे में एक स्थितियाँ बनती है कि जिसमें कांग्रेस के साथ कुछ पार्टियां मिलकर चुनाव मैदान में होंगी, दूसरा बिना कांग्रेस के लेकर चुनाव मैदान में होगी, और तीसरी जो पार्टी होगी वो होगी बीजेपी, और बीजेपी को इन दोनों पार्टियों से लड़ना होगा। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि अगर विपक्ष टुकड़ों में बंटता है तो बीजेपी के लिए यह काफ़ी लाभदायक होगा, लेकिन जितनी भी विपक्ष की जो पार्टियां हैं जो प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहती हैं उन सब के लिए यह नुकसानदेह होगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार को अभी इंतजार करना है कि उनकी जो मेन फ्रंट की जो थ्योरी थी उस पर जो है आगे किस तरह का मुहर लग पाता है। तो ये थी बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।